तो बिहार विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार हो गया है, यानी कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, ये पवन सिंह कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह ये कह रहे हैं। ये वही पवन सिंह है जिन्होंने सबसे पहले तो काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था और इस बार भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार भी उन्हें किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए जरूर उम्मीदवार के तौर पर टिकट मिलेगा। लेकिन अब पवन सिंह ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, आज भी और आगे भी रहूंगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके की सुगबुगाहटें थी कि पवन सिंह शामिल होंगे नहीं होंगे, उसके बाद उन्हें शामिल करवाया भी गया और उसके बाद से कई और अटकलें लगी। यहाँ तक कि कई ऐसे मामले भी सामने आए थे जब बीजेपी के ही कुछ लोग नाराज भी बताए जा रहे थे इनकी वापसी के बाद। लेकिन अब पवन सिंह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक तरफ अभी ऐसी भी खबरें सामने आई थी ज्योति सिंह को लेकर भी, जो कि उनकी पत्नी हैं, और ऐसे में कई मामले जो सामने आए इसके बाद से पवन सिंह और ज्यादा हाइलाइट्स में रहे। लेकिन अब देखिए एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव आते आते पवन सिंह से जुड़ी ये खबर आ गई। लेकिन अभी और कितनी और ऐसी खबरें सामने आएंगी ये देखना होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का इस बार कई मामलों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हर किसी की नजरें इन चुनाव पर रहने वाली है दिलचस्प मोड़ पर, क्योंकि महज कुछ दिनों का समय और बाकी। 12 और 14 नवंबर को जिस तरीके से वोटिंग होगी और उसके बाद से काउंटिंग का दिन, और फिर जब सरकार का गठन होगा, क्योंकि इस बार कई अटकलें ऐसे भी हैं कि किसी पार्टी का वोट कटेगा तो किसी का बढ़ेगा भी। यहां तक कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से भी अभी ये सियासी मायने जिस तरीके से तलाशे जा रहे हैं और जिस तरह चर्चाएं हो रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, कई सारी अटकलें। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई और जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल भी मौजूद बताए जा रहे हैं। राधा मोहन दास, सम्राट चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा है। ये बैठक इस वक्त जारी है। तो फिलहाल तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त इस बैठक का हिस्सा है और साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि राधा मोहन दास, सम्राट चौधरी भी बैठक में है। गृह मंत्री अमित शाह भी पहले से मौजूद। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली और पटना अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली से आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हम रुख करेंगे, और उसके बाद नीलकमल जो पटना से जुड़े हुए उनका भी रुख करेंगे। आंचल, दिल्ली में ये बैठक चल रही है, इस बैठक में कई बड़े चेहरे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बैठक का कोर मुद्दा क्या रहने वाला है? तो देखिए, बिहार को लेकर जो है दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक जो है ये पिछले कई घंटे से चल रही है, और जैसा कि इस बैठक का जो अध्यक्षता है वो जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जो है वो कर रहे हैं। और बैठक में जो कह सकते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर पहले फेज है, उस पहले फेज की सीटों को लेकर कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे, कौन कैंडिडेट परफेक्ट है, क्या उसमें जो मौजूदा कैंडिडेट है वो परफेक्ट बैठता है या फिर उसकी शिकायतें हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। कुछ लोगों के टिकट जो है वो एज के हिसाब से भी काटे जा रहे हैं, या फिर देखिए उनका विरोध है इसलिए काटे जा रहे हैं, तो ऐसे में 30% जो है वो टिकट भी काटे जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि पहले फेज की जो सीटें हैं उसको लेकर चर्चा। इसके साथ ही जो बीजेपी है वो 100 से 102 पर जो है इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें कि जैसा कि हमने सुबह भी दर्शकों को बताया था कि आज अमित शाह जो है वो जो उनके घटक दल हैं एनडीए के, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के साथ भी बैठक करने वाले हैं उनको लेकर, क्योंकि बैठक जो है एक तो कोर ग्रुप की बैठक है बीजेपी की, दूसरा जो है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो उनके एनडीए के घटक दल हैं उनसे भी चर्चा होगी। यानी कि
अपनी सीटों पर कैंडिडेट्स को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अब से कुछ ही मिनट पहले जो है जीतन राम मांझी जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। तो यानी कि ये इस खबर पर भी मोहर लग चुकी है कि अब जो इनके इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनको जो है एनडीए के घटक दलों से लगातार बातचीत हो रही है और इसी कड़ी में एनडीए के घटक दल में जीतन राम मांझी जो है वो पहुंच चुके हैं और इसको लेकर आगे अब चर्चा होगी कि इसको कितनी सीटें जो है वो दी जाएंगी। यानी कि जो बैठक है, बैठक लगातार जारी है, लेकिन अब जो पहले कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी वो तो है ही, इसके साथ ही अब जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी भी बैठक अब धीरे धीरे शुरू होगी। और ठीक है, चल बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार मैं नीलकमल का भी रुख कर लेती हूँ। नीलकमल, क्योंकि हमने वाकई में देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी ना तो जीतन राम मांझी अपनी जिद से पीछे हट रहे, ना चिराग पासवान। दूसरी तरफ चिराग पासवान ये भी कह देते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुझे सम्मान की चिंता नहीं है। देखिए, दोनों अपने अपनी जिद से पीछे हट चुके हैं। जब अमित शाह के साथ उनकी बैठक होने वाली है और जीतन राम मांझी, हमारी सहयोगी ने जो बताया कि जीतन मांझी अभी से थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर, तो जाहिर तौर पर जो इनकी नाराजगी थी वो सब जो है वो हट गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान जो यह दावा कर रहे थे कि हम इतने सीट से कम में नहीं लड़ेंगे और कुछ जो सीट शेयरिंग का मामला था वो भी सुलझ गया है। कुछ सीटें जो चाहते थे, जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी और जेडीयू के, वो सीटें वो चाह रहे थे, वो सीटें उन्हें उनमें से एक आध सीट दे दी जा सकती है। और जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है 25 से 26 सीट वो चिराग पासवान को दी जा सकती है और 7-7 सीट जो है वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। हालांकि जब पटना से रवाना हुए थे उपेंद्र कुशवाहा तो उन्होंने कहा था कि अभी सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, वो अभी बैठक का दौर अभी जारी वहां दिल्ली में होगा, उनको दिल्ली से बुलावा आया है, इसीलिए वो वहां जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें कही थी, लेकिन जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि 7-7 सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को और 26 के आसपास सीट जो है वो चिराग पासवान को दी जाएगी। लेकिन शर्त यह भी रहेगी कि चिराग पासवान को 26 सीट जरूर मिलेगी, लेकिन उसमें से 4 से 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, जो चिराग पासवान के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में यह फॉर्मूला एक निकाला जा रहा रास्ता, और संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान भी इस पर राजी हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी अपना भविष्य देखना है, आगे की राजनीति देखनी है। तो इसलिए जो फॉर्मूला है, और चूंकि अमित शाह के सामने बैठे हुए हैं, अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के राजनीति के, तो ऐसे में उनके साथ बैठ करके बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चिराग पासवान कर नहीं सकते हैं, ना जीतन राम मांझी कर सकते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि 26 सीट अगर मिलती है तो उसमें से 4-5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो होंगे कैंडिडेट तो बीजेपी के, लेकिन सिंबल रहेगा चिराग पासवान का। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। अब देखिए, और आज ही जो है वो बीजेपी के कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ चुनाव लड़ेंगे उसके नामों की भी चर्चा होगी। यहाँ पर अंतिम मोहर लगेगी, क्योंकि 3 नामों का एक पैनल बनाकर वहां भेजा गया है दिल्ली में। तो ये 3 नामों में से स्क्रूटनी की जाएगी और उन पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद चर्चा करने के बाद उसमें से प्रायोरिटी तय किया जाएगा कि कौन 1 नंबर पे रहेगा, 2 नंबर पे रहेगा, 3 नंबर पे रहेगा। इसके बाद उस लिस्ट को, बीजेपी की उस लिस्ट को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जाएगी और वहां पे फिर एक बार चर्चा होगा। जो कल बैठक होने वाली है वहां एक बार फिर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। उसके बाद अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी के जो है वो लगाएगी एक नाम पर, और 13 तारीख को संभवतः जो सीट शेयरिंग के साथ साथ उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। और जो सीट, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी कौन कौन सी पार्टी, उसका फैसला संभवतः आज हो जाएगा, और कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें जो हमें जानकारी मिल रही है कि 101 सीट पर बीजेपी, 102 सीट पर जेडीयू, और बाकी 40 पे जो है 26 पे आप चिराग पासवान की पार्टी, 7-7 सीटें यानी 14 सीटों पे जो है बाकी ये उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ आंचल, क्योंकि बैठक अभी भी जारी है और ये उम्मीद, जैसे कि अभी नीलकमल भी ये कह रहे थे कि आज संभवतः ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि सीट फॉर्मूला तय हो जाएगा, किसे कितनी सीटें दी जानी है, किसे कहां से उम्मीदवार बनाया जाना है। तो ऐसे में ये मान करके चले कि वाकई में
एनडीए के दलों ने कमाल कर दिखाया है। जो प्रेशर पॉलिटिक्स का हवाला दिया जा रहा था, उस प्रेशर पॉलिटिक्स से अपार वो उठ चुके हैं और आगे अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीति भी तैयार होने जा रही है इसी बैठक के जरिए, ये मानकर चल ले। क्योंकि इस बार बीजेपी को काफी मशक्कत जो है वो अपने घटक दलों के साथ करनी पड़ी है, क्योंकि तीनों जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। क्योंकि चिराग पासवान को जिस तरह से मनाने की कोशिश जो है तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया गया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कई राज्यों में जो है चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, इस बार उनको भी आसानी से सफलता हाथ नहीं मिल रही थी। और क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ की राजनीति और जहाँ के राजनीति का एक कह सकते हैं तरीका वो थोड़ा सा अन्य राज्यों के कंपैरिजन में वो अलग है। और अगर बात करें अब सीट शेयरिंग की, तो आज ये बैठक है, पहले कोर ग्रुप की बैठक और उसके बाद जो है एनडीए के जो घटक दल है उनके साथ में बैठक। ये दर्शाता है कि बीजेपी जो है अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में नहीं उलझना चाहती, इसको जल्दी फाइनल करना चाहती। इसलिए कह सकते हैं कि आर पार की जो एक सिचुएशन है वो जो घटक दलों के सामने रख दी गई है, और यही कारण है कि आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसके बाद देखिए कल बिहार केंद्रीय चुनाव समिति की जो है बैठक होगी, और जिसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की कौन कौन सी सीट से कौन कौन सा कैंडिडेट का नाम फाइनल होगा वो कल की बैठक में तय हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि कल देर रात संभवतः, नहीं तो परसों 13 तारीख में जो सीटों पहले पेज की जो सीटें हैं उस पर कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए तमाम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि समय कम बचा है, हर कोई जो है अपने क्षेत्र में तैयारी करना चाहता है। देखिए उसी को मिलेगा जिसने जनता की निस्वार्थ भाव से देखिए सेवा की होगी, क्योंकि बीजेपी अब जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जिसकी जनता में सूझ है, जो करप्शन में नहीं डूबा हुआ, इन तमाम चीजों को जो है इन पैमानों को प्राथमिकता देती है। इसी कारण से देखिए हम देख रहे हैं कि तमाम जो कैंडिडेट है वो भी आसपास जो है जहाँ जहाँ बैठकें चलती हैं उन बैठकों के बाहर जरूर चक्कर लगा रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि क्या उनका नाम या जिनके समर्थक वो हैं उनका नाम लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बेचैनी जरूर रहती है कैंडिडेट्स में भी, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, जल्दी इलेक्शन है, और ऐसे में कैंडिडेट का नाम आ जाए इसको लेकर जरूर उनको उम्मीदें है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कल तक पहले पेज की जो लिस्ट है वो उस पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद लिस्ट सबके सामने होगी। ठीक है। नीलकमल, एक और चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने नित्यानंद राय को भेजा था चिराग पासवान को मनाने के लिए, ये बहुत सटीक समय पर उन्होंने नित्यानंद राय को भेज दिया और उसके बाद से हमने देखा भी कि ये बातचीत पूरी तरीके से एक तरीके से जो डील थी वो डन हो गई है और चिराग पासवान भी जो जिद पे अड़े हुए थे उन्होंने वो जिद छोड़ दी है। तो ये माना जाए कि बहुत सोच समझ के साथ में ही नित्यानंद राय को भेजा गया था, ये सटीक फैसला साबित हुआ। बिल्कुल, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनको लगाया क्यों गया था चिराग पासवान के मामले में। नित्यानंद राय एक ऐसे नेता है जिनके संबंध रामविलास पासवान के परिवार से बहुत पुराना है जी। रामविलास पासवान के परिवार से उनका पुराना संबंध है, उनके घर आना जाना है, हर जो पर्व त्योहार होते हैं या घर में जो कार्यक्रम होते हैं, विवाह के कार्यक्रम या किसी तरह के कार्यक्रम होते हैं, उन दोनों परिवार के बीच में आना जाना है। इसलिए नित्यानंद राय को उस काम में लगाया गया था। और आप देखी होंगी कि जिस दिन चिराग पासवान से मिलने गए थे नित्यानंद राय, तो नित्यानंद राय खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उस वक्त यह कहा गया कि चिराग पासवान अपने मंत्रालय में है। तो मंत्रालय में जब चिराग पासवान है तो क्या नित्यानंद राय को पता नहीं होगा कि वो मंत्रालय में बैठे हुए, फिर क्यों घर आए? यहीं पे समझने वाली बात थी कि वो उनके घर पहुंचे थे, उनकी माँ से मुलाकात हुई, उनकी घरेलू बातचीत भी हुई और उसके साथ साथ जो चिराग पासवान का जो मसला है, हालांकि उनकी माँ राजनीति में नहीं इंटरेस्ट लेती है, राजनीति से दूर रहती है, बावजूद इसके वहां पे नित्यानंद राय पहुंचे थे। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन घर से निकले थे। रात में, उसी रात में जब धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय फिर पहुंचे थे चिराग पासवान के सरकारी आवास पर दिल्ली में, तब उसकी मुलाकात हुई थी और उसकी तस्वीरें भी जब आई थी तो बाहर निकल के दोनों ने हाथ मिलाया था। तो यानी ये स्पष्ट था कि चिराग पासवान जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कुछ सीटें ज्यादा वो चाह रहे हैं, लेकिन निगोशिएशन वहां नहीं हो पा रहा था। जो सिटिंग जो एमएलए हैं जेडीयू और बीजेपी की, वो सीटें जो मांग रहे थे, वैशाली की 3 सीट मांग रहे हैं जिस पर बीजेपी और जेडीयू के एमएलए काबिज हैं।
तो वो सीट भी मांग रहे हैं, तो उसी सीट पे नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था। अब एक आध सीट जो है वो बीजेपी अपनी ठीक है तरफ से नील सेक्रीफाइस कर ले, लेकिन शर्त यह भी रहेगी कि जो उनको 26 सीटें दी जाएंगी उससे 4-5 जो है वो बीजेपी के चलिए कैंडिडेट ठीक रहेंगे। है। लेकिन अब आगे की रणनीति पर ही ध्यान देना होगा कि आखिर अब एनडीए के तमाम दलों की ओर से क्या रणनीति आगे चुनाव में अपनाई जाती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बिहार की राजनीति का मैदान में जहां एक तरफ एनडीए का दमदार गठबंधन विपक्ष को कड़ी टक्कर देने को तैयार है, तो वहीं सीट बंटवारे की जंग ने सहयोगियों के बीच अब दरार डालनी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों की खींचतान तेज होती हुई नजर आई। दरअसल चिराग पासवान की एलजेपी ने उन 9 विवादित सीटों पर दावा ठोक दिया जहां 2020 में जेडीयू ने जीत हासिल की थी। संभव है कि आज सीटों की हिस्सेदारी घोषणा हो जाए, लेकिन विवाद की जड़ महज सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि उन खास सीटों पर जिन पर पिछली बार जेडीयू की जीत हुई। और वहीं आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों, मुकेश साहनी की वीआईपी और झामुमो यानी तेजस्वी यादव सीएम फेस है, लेकिन सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। महागठबंधन में सीटों के समझौते को लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही है। देर रात तक नेता लोग माथापच्ची में भी लगे, फिर भी कुछ सीटों को लेकर के मामला फंसा हुआ नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में पार्टियों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की HAM यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की RLM, सबकी नजरें ज्यादा सीटों पर टिकी हुई है। चिराग पासवान 40 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने शुरुआत में ही 20 का ऑफर दिया था, जो अब तक 22 ही पहुंचा है। जीतन राम मांझी तो कविता सुना रहे हैं, दिनकर की रश्मि रथी का सहारा लेकर 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, वरना न्याय दो या गठबंधन छोड़ो का अल्टीमेटम। वहीं अगर सीट बंटवारे को देखें तो जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 22 से 26, HAM यानी कि जीतन राम मांझी को 6 से 8 और RLM यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 7 सीटें मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। 10 अक्टूबर को चिराग ने कहा था, सकारात्मक बातचीत हुई है, जल्द ऐलान होगा। एनडीए का ज्वाइंट लिस्ट 13 अक्टूबर तक आ सकता है, लेकिन अगर ये खींचतान नहीं रुकी तो वोट स्लिप कर सकता है। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। अब महागठबंधन की कहानी। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और मुकेश साहनी की वीआईपी और झामुमो, तेजस्वी यादव सीएम पेस है, लेकिन सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस 70 से 78 सीटें मांग रही है। आरजेडी ने 52 से 55 सीटों का ऑफर दिया है। वाम दल 19 सीटों के प्रपोजल को अपमानजनक बता रही है। 2020 में 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार और ज्यादा सीटें चाहते हैं। लालू प्रसाद ने कल आरजेडी की मीटिंग बुलाई थी। तेजस्वी यादव पहले ही बोर्ड मीटिंग कर चुके हैं। मुकेश साहनी डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। उधर लेफ्ट पार्टियां नाराज होकर छोटे सहयोगी 92 की धमकी दे रहे हैं। लेकिन अपडेट यह है कि महागठबंधन लगभग तैयार है और जल्द ही घोषणा कर सकती है। बिहार चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, 6 और 11 नवंबर को। रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इधर प्रशांत किशोर की जनसुराज 243 सीटों पर लड़ने की धमकी दे रही है। वोटर लिस्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वोटर लिस्ट में 47 लाख नाम कट चुके हैं। विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रही है। वहीं ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो ओपिनियन पोल में एनडीए आगे दिख रहा है, लेकिन ये सीट बंटवारा गठबंधनों की परीक्षा लेगा या फिर क्या होगा अंतिम फैसला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।